पुराने समय की बात है। मीरापुर राज्य में शंकरानंद नाम का एक आलसी ब्राह्मण रहा करता था। आलसी होने के साथ साथ वह निरा बुद्धू भी था। वह जितना बुद्धू और आलसी था, उसकी पत्नी मोती उतनी ही बुद्धिमान और फुर्तीली महिला थी। एक दिन मोती शंकरा से बोली, सुनो जी, तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी अब मुझसे नहीं खींची जाती। तुम तो सारा दिन चारपाई पर लेटे खर्राटे भरते रहते हो, और मैं एड़ी चोटी का जोर लगाकर खून पसीना एक करके तुम्हारा पेट भरती हूँ। ऐसा कब तक चलेगा? अब बहुत हो चुका। अब कुछ कमाओ, वरना मैं तुम्हें छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। शंकरानंद बोला, अरे मोती, ऐसा गजब ना करना। तेरे सहारे ही तो मेरे घर की नैया चल रही है। क्या तू मुझे बीच मझधार में छोड़कर चली जाएगी? मोती बोली, इसके सिवाय अब और कोई चारा भी तो नहीं है। अब तो कुछ काम धाम करो, मैं तभी यहाँ रहूंगी। वरना, शंकरानंद ने बीच में ही मोती की बात काट कर कहा, वरना से आगे कुछ मत बोलना मोती। अरे आखिर मैं करूं भी तो क्या करूं? मेरे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, इसलिए पूजा पाठ में कर नहीं सकता। और धन मेरे पास है नहीं जो कोई व्यापार ही कर लूं। जादू भी नहीं जानता कि छू मंतर कहकर गरीबी दूर दूर भगा लूं। कुछ समझ नहीं आता कि आखिर करूं तो क्या करूं। मोती बोली, अरे जादूगर ना सही, ज्योतिषी ही बन जाओ। शंकरानंद बोला, लेकिन ज्योतिष विद्या के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मोती बोली, अरे ज्योतिषी बनने में भला क्या लगता है? ब्राह्मण तो तुम हो ही, माथे पर चंदन का तिलक लगा लो, कुछ पोथी पत्रे पास रख लो, और घर के बाहर लोगों का भाग्य बाँचने बैठ जाओ। शंकरानंद बोला, मोती तूने तो ऐसे कह दिया जैसे ज्योतिष कोई खेल है। ज्योतिष बनने के लिए ग्रह गोचर का ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो किसी को कुछ बताओ और वो बात पूरी ना हो तो समझो आ गई ज्योतिषी की आफत। मोती बोली, ग्रह गोचर जानने की क्या आवश्यकता? बस 7 दिनों के नाम याद कर लो। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। इसके अलावा राहु और केतु। धड़ हुआ तो राहु, सिर हुआ तो केतु। बस यही कुछ सीख कर तुम सफल ज्योतिषी बन सकते हो। शंकरानंद कहने लगा, मोती लगता है आज तो तू मुझे ज्योतिषी बनाकर ही छोड़ेगी। मोती ने कहा, देखो जी, आज तक अब आप अपनी मर्जी ही करते रहे, मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज से आपको वही करना होगा जो मैं कहूँगी। शंकरानंद ने पूछा, अच्छा बता मुझे क्या करना है? तब मोती ने उसे अपनी पूरी योजना बताई। फिर शंकरानंद कहने लगा, अच्छा मोती, जैसा तुम ठीक समझो वैसा ही करूँगा। मोती उसी समय अपने पड़ोसी प्यारे के यहाँ पहुँची। वहाँ पहुँचकर वह प्यारे की पत्नी ललिता से बोली, ललिता जानती हो कल रात क्या हुआ? कल रात ज्योतिष की देवी ने साक्षात दर्शन देकर मेरे पति को ज्योतिष विद्या का प्रकांड पंडित बना दिया है। अच्छा? हाँ बहन, सच कह रही हूँ। ललिता बोली, चलो अच्छा हुआ। अब तुम्हारा निखट्टू आलसी पति कुछ कमाई धमाई तो करेगा। इस प्रकार मोती आसपास के कई घरों में जा जाकर यह खबर फैला आई। घर वापस लौटकर वह शंकरानंद से बोली, देखो जी, मैं तुम्हारी ज्योतिष विद्या के डंके घर घर बजाकर आई हूँ। अब तुम मेरी चतुराई का कमाल देखो। उसी रात मोती अपनी पड़ोसन ललिता के यहाँ पहुँच गई और आंगन में बंधी उसकी गाय को खूंटे से खोलकर पासी के बाग में एक पेड़ से बांध आई। इस प्रकार उसने कई पड़ोसियों की गाय भैंस और घोड़े खोलकर गांव में इधर उधर बांध दिए। सुबह होने पर ललिता ने जब गाय को खूंटे से गायब पाया तो वह कहने लगी, अजी सुनते हो, हमारी गाय खूंटे पर नहीं बंधी। लगता है रात को कोई चोर उसे खोलकर ले गया है। उसका पति प्यारे हक्का बक्का सा बाहर आया और कहने लगा, अरे यह तो सचमुच ही गाय का खूंटा खाली पड़ा है। ललिता दुखी होकर बोली, हाय न जाने कौन कसाई मेरी गाय को ले गया। सहसा उसे ध्यान आया कि कल मोती कह रही थी कि उसके पति शंकरानंद को ज्योतिष की देवी ने साक्षात दर्शन देकर ज्योतिष विद्या का प्रकांड पंडित बना दिया है। क्यों ना शंकरा से जाकर पूछूं कि मेरी गाय कहाँ है, उसे कौन खोल कर ले गया है। वह तुरंत ही उठी और आंसू पहुँचकर मोती के घर की ओर चल पड़ी। ललिता को अपने घर की ओर आता देखकर मोती शंकरानंद के कान में फुसफुसाई, लो जी, तुम्हारा पहला ग्राहक आ रहा है। ललिता शंकरानंद के पास आकर बोली, पंडित जी, कल रात कोई मेरी गाय को चुरा कर ले गया है। आप जरा अपनी ज्योतिष विद्या से पता करके बताइए कि मेरी गाय कहाँ है, वो हमें वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी।
शंकरानंद ने कहा कि मैं अभी अपनी पोथी पत्रे देखकर बताता हूँ। और ऐसा बोलकर वह अपने पोथी पत्रा खोलकर बैठ गया और ऐसा दिखाने लगा जैसे वह बहुत ज्ञानी है। उसने एक कागज पर कुछ लकीरें खींची, उंगलियों पर कुछ हिसाब लगाया और फिर बोला, ललिता भाभी, तुम्हारी गाय को जो चोर रात को खोलकर ले गया था, वह गाय को पास के ही बाग में बांध आया है। जाओ, बाग में जाओ और अपनी गाय को खोल कर ले आओ। ललिता बोली, मैं अभी बाग में जाकर गाय को खोल कर लाती हूँ। लेकिन पंडित जी, एक बात तो बताइए, ऐसी खराब हरकत आखिर हमारे साथ किसने की है? शंकरानंद बोला, ललिता भाभी, तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? तुम्हें तुम्हारी गाय मिल जाएगी, क्या यह कम है? फिर चोर का नाम पूछने से क्या फ़ायदा? ठीक है, तब मैं अभी बाग में जाकर देखती हूँ। यह कहकर ललिता और उसका पति उसी समय दौड़े दौड़े बाग में पहुंचे। अरे, यह तो सचमुच ही हमारी गाय बंधी हुई है। इसका मतलब है कि शंकरानंद सचमुच में ज्योतिषी बन गया। उसकी बताई बात बिल्कुल सच निकली है। प्यारे और ललिता बाग में से अपनी गाय को खोल लाए। गाय को घर पर बांधकर वो दोनों शंकरानंद के पास पहुंचे और बोले, भाई, तुम्हारी दया से हमारी खोई हुई गाय बाग में मिल गई। ललिता ने 2 चांदी के सिक्के निकाले और शंकरानंद को देते हुए कहा, शंकरा भाई, तुम्हारी कृपा से हमारी खोई हुई गाय वापस मिली है, इसलिए लो, हमारी ओर से कुछ भेंट स्वीकार करो। ललिता भाभी, इसकी क्या आवश्यकता है, लेकिन जब तुम इतने अपनेपन से दे रही हो तो ले ही लेता हूँ। रात में मोती जिन जिन पशुओं को चोरी करके इधर उधर बांध कर आई थी, वे सभी अपने खोए हुए पशुओं के बारे में शंकरा से पूछने आए। शंकरानंद के द्वारा बताई जगह पर उन सभी को उनके पशु बंधे मिले। यह देखकर गांव वाले कहने लगे, लगता है शंकरा तो पक्का ज्योतिषी बन गया। उस रात को मोती ने शंकरानंद से कहा, देखा मेरी चतुराई का कमाल, एक ही दिन में भेंट के रूप में 15 चांदी के सिक्के इकट्ठे हो गए। शंकरा भी खुश होते हुए बोला, मोती, यह तो सचमुच कमाल हो गया। मैंने तो सपने में नहीं सोचा था कि एक ही दिन में घर बैठे इतनी कमाई हो जाएगी। दोनों पति पत्नी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन अगले ही दिन उनकी खुशी कपूर की तरह उड़ गई जब कल्लू धोबी उनके पास आया और कहने लगा, पंडित जी, मेरा गधा खो गया है और मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर हार गया हूँ, मुझे कहीं नहीं मिला। आप जरा पोथी पत्रा देखकर बताइए कि मेरा गधा मिलेगा या नहीं। अब तो शंकरा की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वह सोचने लगा, कल तो मोती लोगों की गाय और अन्य पशु चुरा कर इधर उधर बांध आई थी, इसलिए मेरे बताई हुई जगह पर लोगों को उनके पशु मिल गए। इसका गधा तो मोती कहीं बांध कर नहीं आई। इसके गधे के बारे में कैसे बताऊं? शंकरा की परेशानी भांपकर मोती कल्लू धोबी से बोली, गधे के बारे में ज्योतिष लगाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए आज रात को माँ जगदम्बा की पूजा करनी पड़ेगी। ज्योतिषी जी कल सुबह तुम्हारे गधे के बारे में तुम्हें बताएंगे। ठीक है पंडित जी, मैं कल सुबह फिर से आऊँगा। ऐसा कहकर वह निराश होकर वापस लौट गया। उसके जाने के बाद शंकरा बोला, भाग्यवान, अब क्या होगा? कल कल्लू धोबी जब आएगा तो मैं उसे क्या बताऊँगा? कल तो सबके सामने हमारे झूठ की पोल खुल जाएगी। वह सारा दिन उन दोनों का परेशानी में ही बीता। रात को सोने के लिए चारपाई पर लेटे तो नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। अभी भी दोनों इसी उधेड़बुन में थे कि उन्हें गधे के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। अरे, लगता है घर के बाहर कोई गधा रेंक रहा है। दोनों दरवाज़ा खोलकर उसी समय बाहर आए। देखा, कल्लू धोबी का खोया हुआ गधा वहाँ खड़ा था। यह देखकर वह बोले, चलो, भगवान ने लाज रख ली, जल्दी से इस गधे को बांध लो। कल जब कल्लू धोबी आएगा तो उसका गधा उसे वापस सौंप देना। शंकरा ने आगे बढ़कर गधे को बाहर बांध दिया। सुबह जब धोबी उनके पास आया तो शंकरा कहने लगा, कल रात मैंने माँ जगदम्बा का जाप किया, जिसके तप के प्रभाव से तुम्हारा गधा जहाँ भी था वहाँ से सीधा मेरे यहाँ खिंचा चला आया। अब लो, अपना गधा संभालो। कल्लू धोबी बोला, वाह ज्योतिषी जी वाह, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। फिर वह गधे के सर पर हाथ फेरता है और पंडित जी को दक्षिणा देकर वापस लौट जाता है। अब तो शंकरा की ज्योतिष विद्या की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। मीरपुर के राजा मीर सिंह के कानों में यह बात पहुंची। राजा बोला, अरे, हमारे राज्य में इतना ज्ञानी ज्योतिषी रहता है और हमें इस बारे में पता भी नहीं। जाओ, कोई उसे बुलाकर हमारे पास लेकर आओ। आदेश पाकर एक सेवक शंकरा के पास पहुंचा और बोला, शंकरानंद जी, तुम्हें महाराज ने दरबार में बुलाया है। कुछ सोचकर वह सेवक से बोला, ठीक है, तुम चलो, मैं अभी तैयार होकर दरबार में हाजिर होता हूँ। यह सुनकर सेवक चला गया
अब बदहवास सा शंकरा मोती के पास पहुंचा और बोला, मोती, अभी अभी दरबार से राजा मीर सिंह का सेवक मुझे बुलाने आया था। राजा मीर सिंह ने मुझे न जाने क्यों दरबार में बुलाया है। मोती बोली, राजा मीर सिंह के बारे में कौन नहीं जानता, वह तो महामूर्ख है। हर समय वह मूर्खों और चापलूसों से घिरा रहता है। तुम्हें उससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। सुनो, दरबार में जाकर तुम वही करना जो मैं तुम्हें बताऊं। यह कहकर मोती ने धीरे से उसे कुछ समझाया। फिर शंकरा धड़कते हुए दिल से दरबार में मीर सिंह के सामने पहुंचा और कहने लगा, प्रणाम महाराज। राजा बोला, शंकरा, हमने सुना है कि तुम ज्योतिष शास्त्र के प्रकांड पंडित और प्रकांड ज्ञाता हो। शंकरा बोला, आपने सही सुना है महाराज। राजा बोला, तो फिर तैयार हो जाओ, अब हम तुम्हारी ज्योतिष विद्या की परीक्षा लेंगे। शंकरा ने सोचा, अब तो मर गए। मीर सिंह ने तत्काल ही अपनी मुट्ठी में कुछ दबाया और बोला, शंकरा, अपनी ज्योतिष विद्या से बताओ कि इस समय हमारी मुट्ठी में क्या बंद है। शंकरा ने भय से आंखें मूंद लीं और घबराहट से उसके मुंह से निकला, हाय रे मोती, अब तो गया। यह शंकरा का सौभाग्य था कि मीर सिंह ने अपनी मुट्ठी में एक मोती बंद किया था। शंकरा के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर राजा बोला, मान गए कि तुम बुद्धिमान होने के साथ साथ कुशल ज्योतिषाचार्य भी हो। हमारी मुट्ठी में सचमुच मोती ही था। अब शंकरानंद ने चैन की सांस ली। तभी मीर सिंह ने दरबार में घोषणा की, हम आज से शंकरानंद को राजकीय ज्योतिषाचार्य और अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करते हैं। यह सुनकर शंकरानंद खुशी से उछलता हुआ घर वापस लौटा और सारी बात अपनी पत्नी मोती को बताई। यह खबर सुनकर मोती खुशी से उछल पड़ी। उधर दूसरी ओर राजा मीर सिंह के चारों ओर रहने वाले चापलूस शंकरानंद के विरुद्ध गुप्त मंत्रणा कर रहे थे। एक बोला, महाराज ने शंकरानंद को अपना सलाहकार और राज ज्योतिषी बना लिया है। अब तो महाराज शंकरा के कहने पर ही चलेंगे। दूसरा बोला, इस प्रकार तो महाराज की नज़रों में हमारी कीमत कम हो जाएगी। तीसरा बोला, कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे महाराज शंकरा के चंगुल से बाहर निकलकर वापस हमारे चंगुल में आ जाएं। इस प्रकार धीरे धीरे कई माह बीत गए। मोती और शंकरा अब महल में ही रहने लगे थे। एक दिन जब शंकरा राजा मीर सिंह से मिलने उनके कक्ष के बाहर पहुंचा तो उसने सुना, अंदर महाराज के कुछ मंत्रीगण बैठे हुए कुछ वार्तालाप कर रहे थे। शंकरा द्वार से कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। महामंत्री बोला, महाराज, आप इतने दिनों से शंकरानंद को बहुत ज़्यादा मान सम्मान दे रहे हैं। वह इतने सम्मान का पात्र नहीं है। इस पर राजा ने कहा, महामंत्री जी, शंकरानंद बहुत ही गुणी व्यक्ति है, उसे मान सम्मान तो मिलना ही चाहिए। महामंत्री बोला, महाराज, आपका सोचना गलत है। मैंने गुप्तचरों के द्वारा शंकरानंद के पूर्व जीवन के बारे में जांच पड़ताल करवाई है, जिससे पता चला है कि बहुत ही बुद्धू और बहुत ही आलसी अनपढ़ किस्म का व्यक्ति है। महाराज, मुझे तो लगता है कि वह आपके साथ ठगी कर रहा है। वह ढोंग रचाकर राज ज्योतिषी और आपका सलाहकार बन बैठा है। राजा ने कहा, अगर महामंत्री जी, शंकरा के द्वारा बताई सारी बातें सच कैसे निकलती हैं? महामंत्री बोला, महाराज, इसी को तो भाग्य कहते हैं। शंकरानंद ने अंदाजा लगाकर जो भी भविष्यवाणियाँ की हैं वह सच निकली। उसकी ज्योतिष विद्या का कोई कमाल नहीं है। राजा बोला, महामंत्री जी, आप जो भी बोल रहे हैं उस बात पर हमें जरा भी विश्वास नहीं हो रहा है। कक्ष के अंदर अपने खिलाफ होते षड्यंत्र को सुनकर शंकरानंद के हाथों के तोते उड़ गए। वह उल्टे पांव लौटकर मोती के पास आया और बोला, मोती, राजा से सुख बहुत भोग लिया, लगता है अब हम पर शीघ्र कोई संकट आने वाला है। मोती ने पूछा, आखिर क्या हुआ है जो तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो? शंकरा बोला, मोती, महामंत्री और अन्य लोगों ने मेरे विरुद्ध महाराज के कान भरने शुरू कर दिए हैं। मुझे लगता है कि वे लोग मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचने वाले हैं। मोती बोली, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या आवश्यकता है? लगता है षड्यंत्र को शह देने वाले महामंत्री जी हैं। अब मुझे उन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम बिल्कुल चिंता ना करो पंडित जी, मैं कोई ना कोई उपाय निकाल ही लूँगी। अगले ही दिन राजा मीर सिंह की रानी जब अपने स्नानागार में स्नान कर रही थी तो मोती ने मौके का फ़ायदा उठाकर रानी की मेज पर रखे आभूषणों में से रानी का नौलक्खा हार उठा लिया। फिर सावधानी से एक एक कदम उठाती हुई स्नानागार से निकल गई और शंकरा को अपनी योजना बताई। कुछ देर के बाद जब रानी नहाकर बाहर निकली और वस्त्र बदलकर मेज पर रखे आभूषणों पर उसकी दृष्टि पड़ी तो वह अपना नौलक्खा हार
ढूंढने लगी। रानी ने हार को बहुत ढूंढा लेकिन नौलखा हार नहीं मिला। वह उदास सी मीर सिंह के कक्ष में पहुंची तो राजा कहने लगा, क्या बात है रानी, तुम्हारा चेहरा इतना क्यों उतरा है? रानी ने कहा, महाराज मेरा नौलखा हार खो गया है। राजा हैरान होकर बोला, क्या वह तो हमारा पीढ़ियों से चला आ रहा खानदानी हार था? मीर सिंह ने उसी समय एक सेवक को आदेश दिया, जाओ इसी समय राज ज्योतिषी शंकरानंद को बुलाकर लाओ। सेवक उसी समय शंकरानंद को बुलाने चला गया। इधर दूसरी ओर मोती योजना के अनुसार महामंत्री जी के घर पर उसकी पत्नी के पास पहुंची और कहने लगी, बहन रथ में बैठकर इधर से गुजर रही थी, मुझे प्यास लगाई, तुम्हारा घर सामने देखा तो रथ से उतरकर पानी पीने चली आई। महामंत्री की पत्नी ने कहा, यह तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। उसके जाते ही मोती ने झटपट वस्त्रों में छिपा नौलख का हार निकाला और उसे मेज पर रखे फूलदान में डाल दिया। तभी महामंत्री की पत्नी ने पानी लाकर मोती को पिलाया। तत्पश्चात मोती कहने लगी, बहन कुछ सुना है तुमने? रानी जी का नौलखा हार चोरी हो गया है। महामंत्री की पत्नी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, क्या रानी जी का नौलखा हार चोरी हो गया? लेकिन हार चोरी कैसे हो सकता है? उधर मीर सिंह का सेवक शंकरानंद के पास पहुंचा और बोला, राज ज्योतिषी जी आपको महाराज ने इसी समय बुलाया है। शंकरानंद ने अपने पोथी पत्रे उठाए और उसी समय मीर सिंह के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज मेरे लिए क्या आदेश है? राजा बोला, ज्योतिषी जी हमारी रानी का नौलखा हार चोरी हो गया, अपना पत्र देखकर बताइए कि यह करतूत किसने की है और नौलखा हार को किसने चुराया है। शंकरानंद तुरंत ही अपने पोथी पत्रे खोलकर बैठ गया और उन्हें पढ़ने का ढोंग करने लगा, उंगलियां चलाने लगा। पोथी पत्रे देखता हुआ वह बुरी तरह से चौंका। ओहो! राजा ने पूछा, क्या हुआ? आप इतने चौंक क्यों रहे हैं? शंकरा ने बोला, बात ही कुछ ऐसी है महाराज। तो सुनिए महाराज, मैंने नौलखा हार के चोर का पता लगा लिया है। राजा बोला, जल्दी बताओ कौन है? शंकरा बोला, महाराज नौलखा हार का चोर महामंत्री जी हैं। अब तो राजा भी चौंक गया। क्या महामंत्री? नौलखा हार के चोर? नहीं नहीं, भला ऐसे कैसे हो सकता है? शंकरानंद गंभीर होकर बोला, महाराज ग्रह दशाएं ऐसा ही बोल रही हैं और ग्रह दशाएं कभी भी झूठ नहीं बोला करती। राजा बोला, राज ज्योतिष जी लगता है इस बार आप कहीं चूक गए हैं और इसीलिए आप गलत भविष्यवाणी कर रहे हैं। शंकरा बड़े विश्वास के साथ बोला, महाराज शायद आपको मेरी कही बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। आप ऐसा करिए, मेरे साथ इसी समय महामंत्री जी के आवास पर चलिए। मैं आपको वहीं बताऊंगा कि महामंत्री ने नौलख का हार कहाँ छुपाया है। राजा बोला, हाँ यह ठीक रहेगा, लेकिन एक बात याद रखना, तुमने राज्य के महामंत्री के ऊपर नौलख का हार चोरी करने का गंभीर आरोप लगाया है। यदि तुम्हारा आरोप गलत निकला तो हम तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। तब दोनों रथ में बैठकर उसी समय महामंत्री के आवास की ओर चल पड़े। महामंत्री उन दोनों को अपने यहाँ देखकर बौखला गया और बोला, महाराज आप यहाँ? सेवक को आदेश दिया होता तो मैं स्वयं महल में दौड़ा चला आता। राजा बोला, महामंत्री जी बात ही कुछ ऐसी है जिसकी सच और झूठ का निर्णय यहाँ आए बिना कदापि नहीं हो सकता था। महामंत्री ने पूछा, ऐसी कौन सी बात है महाराज? राजा ने कहा, महामंत्री जी हमारी रानी का नौलखा हार चोरी हो गया है और राज ज्योतिषी शंकरानंद जी का कहना है कि वह हार आपने चुराया है। महामंत्री ने चौंककर कहा, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं भला महारानी के हार की चोरी क्यों करूँगा? महाराज मुझे तो लगता है कि शंकरानंद जी का दिमाग फिर गया है, जो ऐसा झूठा आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। अब शंकरानंद जी जो अभी तक चुप थे, महामंत्री से बोले, महामंत्री जी मेज पर जो फूलदान रखा है जरा उसे उठाकर यहाँ लेकर आइए। महामंत्री ने फूलदान शंकरानंद को दे दिया। शंकरानंद ने फूलदान को उल्टा किया और नौलख का हार मेज पर आ गिरा। यह देखकर महामंत्री का मुंह भय से सफ़ेद हो गया। मीर सिंह ने कड़क कर महामंत्री से कहा, महामंत्री जी यह हार यहाँ कैसे आया? महामंत्री बोला, मैं क्या जानूँ महाराज। यह सुनते ही मीर सिंह का क्रोध और भड़क गया और वह बोला, महामंत्री जी हार चोरी करके तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसकी सज़ा तुम्हें अवश्य मिलेगी। मेरा आदेश है कि महामंत्री जी को इसी समय कारागार में बंद कर दिया जाए। महामंत्री गिड़गिड़ाया, महाराज मैंने हार नहीं चुराया। लेकिन महाराज ने उसकी एक न सुनी और कुछ सैनिकों ने महामंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। शंकरानंद के साथ राजा मीर सिंह वहाँ से वापस चला आया।
घर आकर शंकरानंद मोती से बोला, मोती अपने एक शत्रु का सफाया तो हो गया, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? मोती ने पूछा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? शंकरानंद बोला, मोती महामंत्री को अपने जाल में फंसाकर हमने जेल में डलवा दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अब हमारे विरुद्ध कोई और चाल नहीं चलेगा। महामंत्री के बाकी साथी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और किसी दिन उनकी बातों में आकर राजा मीर सिंह मेरा सिर कलम करवा देगा। मोती, तुमने जो खेल शुरू किया है वह खतरे का खेल है और यह खेल हमें और नहीं खेलना चाहिए। मोती ने कहा, पंडित जी, शायद तुम ठीक कह रहे हो। मूर्ख मीर सिंह हमें कभी भी अपना निशाना बना सकता है। मैंने इस खतरे के खेल से बचने का उपाय भी सोच लिया है। मैं आज ही महल में यह बात फैला देती हूँ कि तुम बहुत पढ़ने और पूजा पाठ करने से पागल हो गए हो। तब तुम्हें पागल जानकर राजा मीर सिंह तुम्हें राज ज्योतिषी के पद से हटा देगा और हम फिर से चैन की जिंदगी बिता सकेंगे। मोती उसी समय महल में मीर सिंह के पास गई और बोली, महाराज, गजब हो गया, राज ज्योतिषी शंकरानंद जी पागल हो गए हैं। यह बात सुनकर राजा ने कहा, क्या ज्योतिषी जी पागल हो गए हैं? यह सब कैसे हुआ? तब मोती ने रोते रोते राजा मीर सिंह को शंकरानंद के बारे में झूठी कहानी सुना दी। मोती की बात सुनकर राजा बोला, हम बेहद दुखी हैं कि राज ज्योतिषी जी पागल हो गए, पर तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम राज ज्योतिषी और तुमसे राजकीय आवास और अन्य सुख सुविधाएं नहीं छीनेंगे। तुम लोग पहले की तरह महल में रहते रहोगे। सारी सुख सुविधाएं तुम्हें पहले की तरह मिलती रहेंगी। मोती तो यही चाहती थी। वह बोली, महाराज, आप बहुत दयालु हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कहकर मोती अपने घर वापस लौट आई। उसने सारी बात जाकर अपने पति शंकरानंद को बताई और फिर वे दोनों अपना जीवन अच्छे से बिताने लगे। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।